अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूं और इस वक्त एक अहम शख्सियत जो है मेरे साथ मौजूद हैं। आप माहिर समाजियात हैं, सियासी उमूर पर जो है बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, जो सियासी हालात इस वक्त चल रहे हैं। इसके अलावा जो है ये माहिर समाजियात भी हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, मईशत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, समाजियात के हवाले से और सियासत के हवाले से कि आजकल जो कुछ सियासत में हो रहा है क्या ये बेहतर है मुल्क के लिए। हम गुफ्तगू करेंगे राना आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, कीमती वक्त, क्योंकि आप मुख्तलिफ जो है टीवी चैनल्स पर भी बहुत आप आते रहते हैं और आपकी मसरूफियात भी हैं। जी बिल्कुल जी, ये तो ज़िंदगी के साथ हैं तमाम मसरूफियात। और सबसे पहले आपने देखा हमारा जो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, वक़ार दिया है, उसको किस तरह हम अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बेहतरी है। और ये सबसे बेहतरीन मीडिया हम जो है आजकल समाजी राब्ते की साइट्स हैं जी। अच्छा, मेरा जो है सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मौजूदा हालात जो जिस तरह के पॉलिटिकली बन गए हैं, खुसूसन 9 मई के वाक़े के बाद, इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं कि इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं। देखिए 9 मई का वाक़या जो है वो दिल हिला देने वाला वाक़या था। और जो अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हमारे हाँ 75 साल हो गए, हमने अपने सियासी कारकुनों की तरबियत उस तरह नहीं की कि जिस तरह तरबियत करनी चाहिए थी। और सियासी कारकुनों को उससे तशद्दुद से होने वाले जो नुकसानात हैं और उससे उसके नताइज हैं, उनसे भी मैं समझता हूँ रिस्क मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, उसकी हमारी सियासी जमातों में जो कारकुनों की तरबियत का बड़ा फुकदान रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने और ख़ुसूसन कराची ने साल साल से तशद्दुद का निशाना आम आदमी बने हैं। और इस 9 मई के वाक़यात के बाद जो हालात हो रहे हैं, अब आम माँ बाप अपने बच्चों को सियासत में भेजने के लिए उनका बड़ा एक खौफ का फ़िज़ा है। जिन वालिदैन से बात होती है वो तो कहते हैं जी हम अपने बच्चों को सियासत से मुकम्मल ही लाताल्लुकी के लिए कहेंगे। तो ये बड़ा अफसोसनाक है नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत की अशद ज़रूरत है इस वक्त। और जब मुश्किल में कोई मुल्क होता है, उसी वक्त क़यादत जो है वो सामने आती है और अपने लोग यकजहती के ज़रिए अपने मुल्क को जो है निकालते हैं। तो मैं समझता हूँ 9 मई का जो स्याह दिन है वो तारीख़ उसे स्याह दिन के हवाले से याद रखेगी। और जो रियासत को और रियासत के शहरियों को और जो अवामुन नास के ज़हनों में जिस मैं समझता हूँ नाकाबिल तकाफ़ी नुकसान हुआ है, उसका अज़ाला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, ये बताइए कि ये पार्टी छोड़ भी रहे हैं लोग, जो है वो पीटीआई को छोड़कर जो है मुख्तलिफ उसमें अब जाएंगे, लेकिन जो है ये सारे सिनेरियो में हमारे अवाम पर इसका क्या असर मुरतब हो रहा है? चूँकि इसका फौरी तौर पर जो एक असर है वो अवाम पर जो है वो पड़ता है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या असर मुरतब हो रहा है अवाम के ऊपर? वो किसी ने शायर ने कहा है ना, कुछ ख्वाब भी हमने देखे थे, कुछ उम्मीदें भी बांधी थी, ख्वाब टूट के चकनाचूर हुए, उम्मीदें तो क्या उम्मीदों के साए भी हमसे दूर हुए। तो लोगों ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी थी तो नौजवानों ने एक बहुत ही ख्वाब देखे थे कि ऐसा पाकिस्तान होगा जिसमें गवर्नर हाउस, आईटी सेंटर होंगे, 50 लाख नौकरियां होंगी। लोगों को बहुत ही बड़े बड़े ऐसे ख्वाब दिखाए गए कि जिनकी ताबीर होना बहुत ही मुश्किल काम था। और जब वो ख्वाब टूटते हैं तो आप खुद सोचें कि लोगों की ज़हनी और नफ्सियाती हालत क्या होती है। लोग इज़्तिराब का शिकार होते हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा मायूस होते हैं लीडरशिप से। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने तो लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस किया, क्योंकि इनकलाब के नारे लगाए गए और आपने देखा कि 5 दिन 3 दिन जेल की जो जेल है या कैदोबंद की सोबतें जो हैं वो बर्दाश्त ना कर पाए और फ़ौरन ही पार्टी छोड़ने की, आप तो ज़्यादा मेरे से बेहतर जानते हैं जर्नलिस्ट के, हर रोज़ एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और बुलंदोबाग दावे की वीडियो भी मौजूद हैं कि जब ये बुलंद दावे किया करते थे। तो इसको कहते हैं साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो ये इससे अवाम के जहनों पे बहुत मनफी असरात होते हैं। वो बच्चे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, वो बच्चे जिन्होंने अपनी तालीम का नुकसान किया, अपने वालिदैन की बात नहीं मानी, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं और क़यादत जो है वो आराम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मज़े लूट रही है। और वो फिर दोबारा कल किसी पार्टी में चले जाएंगे, फिर दोबारा। लेकिन उन हज़ारों कारकुनों का माओं को कैसे नींद आएगी कि जो इन लीडरशिप के पीछे लग के उन्होंने इस तरह के इंतहाई इक़दाम उठाए। अच्छा, ये बताइए कि हमारी मईशत का जो हाल था, सियासी जो हालात हैं
उससे मईशत पे कितने असरात मुरतब होते हैं? देखें, सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो मुआशी अदम इस्तेकाम का से उसका एक हम कहते हैं कि उसका मल्टीपल कोरिलेशन है। तो जब भी किसी मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा, ख़ासतौर पे अब लास्ट 11 महीने से देख लें, जब से अदम एतमाद आई है, पाकिस्तान की मईशत नीचे की जानिब जा रही है। और डॉलर के रेट देख लें, यूरो के रेट देख लें, आप पाउंड के रेट देख लें, किस तरह जो है बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो लोगों के लिए अभी सफ़र करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बतदरीज इजाफ़ा हुआ और बिजली के नरखों में इजाफ़ा हुआ। और जिसके मकसद के लिए किया गया था IMF के लिए, आपने देखा वो IMF भी अभी तक वो माहिदा जो है वो अपने नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमारे दोस्त ममालिक भी हमें उस सूरत में मदद नहीं कर रहे कि जो उनकी शर्त थी कि IMF के बाद हम आपकी मदद करेंगे। तो जब तक ये सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, मुआशी अदम इस्तेकाम भी रहेगा। लेकिन ये आज का नहीं है, ये 70 सालों का बोया हुआ बीज है जिसे आज हम काट रहे हैं कि हमने कर्ज़ ले लेके अपनी अयाशियाँ पूरी की, कर्ज़ ले लेके मेगा प्रोजेक्ट हमने बनाया और मेगा प्रोजेक्ट से हमने करप्शन की, और उन करप्शन की वजह से आज गरीब पाकिस्तानी अवाम को वो कर्ज़े जो हैं वो उतारने भी पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ उनकी वो कीमत भी अदा करनी पड़ रही है कि जो अयाशी कुछ और लोगों ने की, और कीमत जो है पाकिस्तानी अवाम जो है वो अदा कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा अफसोसनाक अमल होता है कि आने वाली नस्लों को आप कर्ज़े उनके सर पे छोड़ के जा रहे हैं, ना उनके लिए कोई ग्रोथ है, ना इकॉनमी के अंदर कोई ग्रोथ है। और ये जो खेल खेला गया था, जिस तरह सियासी जमातें हमारे यहाँ बनाई गई थी और बनाई जाती हैं या उनको इक़्तिदार दिया जाता है, तो ये सिलसिला तो आप देख लें बहुत ज़माने से, IGI के ज़माने से शुरू हुआ, फिर काफ लीग बनाई गई, फिर पैट्रियाट बनाई गई, फिर पैट्रियाट के बाद आप देख लें कि किस तरह लोग जोक दर जोक, जब 2013 था तो लोग नून लीग में चले आ रहे थे, फिर 2018 में लोग जोक दर जोक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे थे, और अब लोग जोक दर जोक जो है वो सियासी जमात तहरीक इंसाफ को छोड़ते चले जा रहे हैं। मगर ये सिलसिला कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। और पाकिस्तान को एक तय करना होगा कि हमने अपनी मईशत के ऊपर, जो शहबाज शरीफ साहब ने जब अपोजिशन लीडर थे, मेरे ख्याल पहली अपनी तकरीर में ही कहा था कि हमें जो है ना चार्टर ऑफ इकॉनमी करना पड़ेगा कि हालात पाकिस्तान के किस तरह भी हों, मईशत के ऊपर कोई ज़ीरो टॉलरेंस होगी। मिसाल के तौर पर अगर करप्शन ख़त्म करनी है तो 5000 का नोट आप ख़त्म कर दें और वापस ले लें तमाम बैंकों से, जितना ब्लैक मनी है आपके सामने आ जाएगा कितना ब्लैक मनी है। इसी तरह जो स्टेट बैंक है, जो टीटियाँ होती हैं, जो यहाँ से पैसा बाहर जाता है यहाँ आता है, तो वो पब्लिश कर दे, पता लग जाएगा इस मुल्क से कौन पैसा बाहर लेके जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल डूएबल हैं, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे पड़ोसी ममालिक ने, भारत है, बांग्लादेश है, हमारे दीगर ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है। पाकिस्तान में भी वो पोटेंशियल मौजूद है और 22 करोड़ आवाम की अफरादी क़ुव्वत है। अगर हम इसको इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे अपने एक्साइज़ को, टैक्सेशन को, FBR को अंदर रिफॉर्म लाएँ, गवर्नर्स के अंदर रिफॉर्म लाएँ। यानी आज छोटे शहरों में भी, बम्बे वगैरह में, पानी पूरी वाला जो है वो भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पैसे करता है। तो ये चीज़ें अगर हम इधर डिजिटल ले आएँ कि मोची से लेके और प्राइम मिनिस्टर तक का FBR नंबर जो है वो डिक्लेयर हो ना सिर्फ, और वो डिस्प्ले भी हो, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें करप्शन को रोकने के लिए, ना कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में की मईशत भी तरक्की कर सकती है। अरबों रुपये का टूल प्लाज़ों का टैक्स होता है, अगर इसी चीज़ को आप रेगुलराइज़ कर दिया जाए और ये कौमी ख़जाने में जमा हो तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें और टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये तय करना होगा कि भाई जो छोटे लोग हैं, उनके घर हैं, 100 गज से कम घर हैं, उन पर टैक्स की छूट देनी होगी, और जो 100 से ऊपर हैं उनकी टैक्सों के ऊपर आपको लगाना पड़ेंगे, ताकि बड़े लोगों के ऊपर टैक्स हों, बड़ी गाड़ियों के ऊपर टैक्स हों, तो फिर मैं इसका मईशत आपकी जो है वो आगे बढ़ सकती है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि करप्शन ख़त्म करनी होगी, एक निज़ाम वज़ा करना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त आपने मशवरे दिए, अल्लाह करे ऐसा हो और पाकिस्तान तरक्की करें। ये बताइए कि जो 9 मई का वाक़या हो, इससे भारत को इतनी खुशी हुई है कि पता नहीं, शायद उनके हाथ में कोई ऐसी जो है चीज़ लग गई कि कोई और उनके पास काम ही नहीं था। सच्ची बात है, जितना सुकून उनको मिला। तो अब ये बताइए कि इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इंडिया जो है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं उनको हिंदू बनाकर शादी की जा रही है। पाकिस्तान में कोई मसला होता है तो बड़े पैमाने पे शोर मच जाता है और सब पीछे इसके लग जाते हैं इस मसले के, हालांकि वो लड़की खुद मोहब्बत करके जाती है और शादी करती है। और वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है और इंतहा पसंदी हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर इस चीज़ पे तो तवज्जो नहीं दी जा रही जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से?
देखिए पूरी दुनिया में फोर्स कन्वर्जन के ख़िलाफ़ हैं और भारत जो है इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। जो आपने देखा कश्मीर है, दुनिया की सबसे बड़ी जेल अगर कहा जाए तो वो कश्मीर होगा, मकबूजा कश्मीर जो भारत का है। और पाकिस्तानी अवाम जो हैं उनकी तकरीबन 90% से 95% पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो नींद में भी अपनी अफवाज पाकिस्तान की लिए कोई गलत नहीं सोच सकते। ये 5% टोला जो है और जिसने ये पूरी प्लानिंग की और दुश्मनों के कहने पर की, और अगर आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसके ताने बाने आपको भारत से भी मिलेंगे, क्योंकि जो भारत के जो 5th जनरेशन वार जो हमारे साथ कर रहा है वो कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते जिसमें पाकिस्तान की किरदार कुशी की जाए। खा आपने देख लिया है वर्ल्ड कप का मसला हो या किसी भी किस्म की पाकिस्तान के लिए कोई दुनिया, अगर आप IMF का पीछे भी अगर मैं समझता हूँ अगर देखा जाए तो उस साजिश के पीछे भी भारत कहीं ना कहीं मुलव्विस है। और हमने देखा कि ये 9 मई पे जिन लोगों ने ये कदम उठाया उन्होंने भारत को एक ना सिर्फ मौका दिया बल्कि भारत ने इसको पूरी दुनिया में फ्लैशबैक किया और उसका पूरा मीडिया आप देख लें कि वो दिन ब दिन इन चीज़ों को जो अल्फाज अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए, जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए और वो इस्तेमाल किसी ने कहा जाता है जी साजिश। देखिए कैसी साजिश है कि आप वीडियो खुद डाल रहे हैं, आप अपना सोशल मीडिया पे चीज़ें तमाम खुद डाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये हमारे ये नहीं। देखिए जियो फॉरेंसिक जब की जाती है तो तमाम लोगों के मोबाइल नंबर्स जो हैं वहाँ पे आ जाते हैं कि जो लोग वहाँ मौजूद थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई हो कि जो नहीं लोग मौजूद थे। अब ये एजिटेशन किसके कहने पे किया, क्यों किया, कैसे किया, ये वो सवालात हैं जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को इनके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। और ऐसा मौका क्यों आया, कहाँ पे इंटेलिजेंस की हमने चीज़ों को प्रिवेंट नहीं किया ताकि दुनिया को ऐसी जग हसाई का, क्योंकि ये जो हमारे कोर कमांडर हाउस होते हैं या हमारे जगह होती हैं ये हमारी एक हमारी रेड लाइन होती है किसी भी कंट्री की। तो जिन लोगों ने भी किया उम्मीद यही रखते हैं कि वो अपनी कैफरे किरदार को पहुँचें और उन्हें सज़ाएँ दी जाएँ ताकि आइंदा किसी को ये हिम्मत ना हो। देखें एजिटेशन अपनी जगह है, आप देखें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब शहीद हुई तो उस टाइम भी लोगों ने जो है अपना गम और गुस्सा ज़रूर निकाला, लेकिन किसी ने अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया। इसी तरह आप देख लें बड़े बड़े सानियात हुए, 12 मई का वकला का हमारा सानिया देख लें कि हम बिल्कुल टूट गए थे, लेकिन फिर भी हमने जो अपना वकला जद्दोजहद में आप देख लें एक गमला भी नहीं टूटा। तो ये तमाम चीज़ें तो मौजूद थी। और जिस टाइम नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया गया तब भी आप देख लें कि लाहौर में कोई लोग निकले लिबर्टी चौक पे अपना मुजाहरा रिकॉर्ड कराया। मगर ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ ये वो चीज़ है कि जो ज़ीरो टॉलरेंस है। और पाकिस्तानी अवाम जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के हक़ में रैलियाँ निकाल रही हैं, इसे देख के खुशी होती है कि हमारी लीडरशिप में चंद लोग हो सकते हैं कि जो पाकिस्तान के मफाद पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मगर पाकिस्तानी अवाम जो है जो वो अफवाज पाकिस्तान के इदारों के साथ हैं और अपने मुल्क की सरहदों का ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी और जो सिविलाइजेशन के तौर पे भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो भारत को हमारे मीडिया ने भी एक भरपूर आपने देखा जवाब दिया है। बिल्कुल। और ये जवाब, हम बेशक छोटा मुल्क हैं, हमारे मीडिया के मैग्नीट्यूड, हमारा कैनवस भी छोटा है, लेकिन हमने जवाब बहुत बड़ा दिया है। और भारत इस करारे जवाब को याद रखेगा कि जो भी 9 मई का वाक़या हुआ उसके जो करने वाले लोग हैं इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान और अवाम मिल के उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। अच्छा, आखिर में बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही कि इंशाअल्लाह जो है अवाम और फ़ौज जो है मिलकर जो है इन ताकतों को जो है कैफर किरदार तक पहुंचाएगी जो मुल्क का बुरा सोचते हैं। मुझे आखिर में बात ये करनी है कि किस तरह से ये सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ सकता है, आप क्या समझते हैं? देखिए इनको तमाम सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा और बैठ के इलेक्शन की कोई तारीख़ तय करें, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, जो भी तय करनी है एक तारीख तय करें और एक चार्टर ऑफ जो है ना वो पीस साइन करें, जिसमें ये हो कि हमारे जितनी इलेक्शन की हमारी जो जद्दोजहद होगी वो पुरअमन होगी और किसी भी तौर पे इदारों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि अपने मंशूर को वाज़ह किया जाएगा और अपने मंशूर के बेस पे जो है इलेक्शन लड़े जाएंगे, ना कि इदारों की किरदार कुशी के बेस पे इलेक्शन लड़े जाएंगे। तो ये इनको बैठ के कोई ना कोई कोड ऑफ एथिक्स जिसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास बैठ के, और इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया भी हुआ है, उस ज़ाब्ता अखलाक की रोशनी में इलेक्शन की जानिब बढ़ना होगा। और सियासी जमातों के अंदर जो टूट फूट हो रही है उन्हें सोचना चाहिए, अपनी खुद एहतसाबी करनी चाहिए, कहीं ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन भी करना चाहिए।
और जिन सियासी जमातों की वजह से ये तशद्दुद का माहौल पैदा हुआ, उन्हें अवाम के सामने आकर उसी तरह सोशल मीडिया पे खुल के माफ़ी मांगनी होगी। बिल्कुल जनाब, खुल के माफ़ी मांगनी चाहिए, और पाक फ़ौज हो या इसके इदारे हों, ये हमारी रेड लाइन है, ये तो बिल्कुल वाज़े है। और दूसरा ये है कि 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़यात थे, जिसमें जो है हमारे इदारों की इज़्ज़त और हुर्मत को पामाल किया गया। हमारे जो शहीद हैं पाक फ़ौज के, उनकी इज़्ज़त और हुर्मत को जो है वो पामाल करने की कोशिश की गई। इस नापाक कोशिश के पीछे जो भी अनासिर कार फरमा थे, तो उसका यकीनन और यकीनी तौर पर जो है उसका सद्देबाब भी होना चाहिए और उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। पूरी कौम का जो है यही इस वक्त एक मुतालबा और तकाज़ा है। और इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि रंगे नौ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।